किसी ऊष्मा चक्र पर बेस्ड होती हैं, और इससे संबंधित जो चक्र होता है उसे कार्नो चक्र कहा जाता है, यानी थर्मोडायनेमिक साइकिल कहा जाता है। कार्नो चक्र, कार्नो इंजन के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आने वाले लेक्चर्स में लेनी है। बीएससी पार्ट सेकंड में कार्नो चक्र, कार्नो इंजन की दक्षता, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी हमें डिटेल में स्टडी करनी है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So it is crystal clear that in thermodynamics and engineering, a heat engine is a system that converts heat or thermal energy to mechanical energy, which can then be used to do mechanical work. It does by bringing a working substance from a higher state temperature to a low state temperature. अब ऊष्मा इंजन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, कितने भागों में ऊष्मा इंजन डिवाइड होता है, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। ऊष्मा इंजन के 3 भाग हैं, स्रोत, ईंधन और सिंक। स्रोत वह एजेंसी है जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, अर्थात स्रोत के बारे में यह कहा जाता है कि स्रोत से अगर कुछ ऊष्मा ले भी जाए, अगर ले लेते हैं हम, तो उस कंडीशन में भी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है स्रोत का। तो स्रोत के बारे में यह कहा जाएगा, ये वो सागर है। जिस प्रकार से सागर से अगर आप 25-50 बाल्टियां पानी की निकाल लें तो उसके लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से स्रोत एक ऐसी युक्ति होती है जिससे अगर ऊष्मा ले भी ली जाए तो भी उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका टेम्परेचर जो T1 होता है, जो हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट के करीब होता है, इनफाइनाइट की ओर अग्रसर हो रहा होता है। दूसरा पार्ट है ईंधन। वह पदार्थ जिसे जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। ईंधन जो होता है वो गैस, द्रव या ठोस के रूप में हो सकता है, जैसे कि पेट्रोल, कोयला। और तीसरा पार्ट है सिंक, जिसका लोएस्ट टेम्परेचर होता है, जिसको हम T2 कहेंगे। सिंक के बारे में भी यही कहा जाता है कि अगर मान लीजिए इसमें कुछ ऊष्मा एंटर कर दी जाती है, उसके बावजूद इसका जो लोएस्ट टेम्परेचर T2 है वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो स्रोत और सिंक दोनों में समानता है। स्रोत अत्यधिक उच्च टेम्परेचर वाला है, जिसकी ऊष्मा धारिता अनंत है, अर्थात उससे अगर हम ऊष्मा ले लेंगे तो भी उसके जो टेम्परेचर T1 होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा। इसी प्रकार जो सिंक है उसकी ऊष्मा धारिता भी अनंत है, ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता अनंत होती है। अगर सिंक में ऊष्मा दे दी जाएगी तो भी उसका जो लोएस्ट टेम्परेचर T2 है वह स्थिर बना रहेगा। स्रोत और सिंक दोनों ही सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड है। यहां दिखाया जा रहा है, देखिए, हीट सोर्स से ऊष्मा ली जा रही है, कार्य किया जा रहा है, और जो शेष ऊष्मा का भाग है उसे सिंक में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो एक डायग्राम है ये ऊष्मा इंजन को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से इस चित्र को देखिए, यहां दिखा हुआ है कि सोर्स का टेम्परेचर T1 है, जिससे कि Q1 ऊष्मा ली जा रही है। इसके बाद Q2 ऊष्मा सिंक को निष्कासित की जा रही है T2 टेम्परेचर पर, और जो बीच का भाग है, जो बीच की ऊष्मा ऊर्जा है, दैट इज Q1 माइनस Q2, वो वर्क में रूपांतरित हो रही है।
तो Q1 ऊष्मा जो है वो स्रोत से आ रही है, कार्य हो रहा है। यह कार्य कितना हो रहा है? Q1 माइनस Q2 हो रहा है, और जो शेष ऊष्मा Q2 है वो सिंक में निष्कासित हो रही है। यहां से जो ऊष्मा ली जा रही है उसके बावजूद सोर्स का टेम्परेचर स्थिर बना हुआ है, और यहां जो ऊष्मा दी जा रही है सिंक को, उसके बावजूद भी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है, और बीच में कार्यकारी पदार्थ द्वारा कार्य किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि ऊष्मा इंजन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, अर्थात ऊर्जा को ना नष्ट कर सकते हैं ना इसे उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसको केवल रूपांतरित ही किया जा सकता है। तो Q1 ऊष्मा गई, Q1 ऊष्मा जाने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। कुछ ऊष्मा ने कार्य किया और जो शेष ऊष्मा है वो सिंक को निष्कासित हो गई। यहां भी स्पष्ट हो रहा है। तो जो इसका बेसिक जो डायग्राम है, जो रेखांकित चित्र है इसका हीट इंजन का, उसके 3 पार्ट आपको दिखाने होते हैं। ये है सोर्स और ये है सिंक, और बीच में कार्यकारी पदार्थ द्वारा कार्य किया जा रहा है, अर्थात इंजन द्वारा कार्य किया जा रहा है। W कार्य किया जा रहा है। कितना कार्य करेंगे? W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2।